नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपातकाल एक ऐसा काल जो ना जाने कितने परिवारों के घरों में अंधेरा भर गया, कितने हजारों जिस्मों में कभी ना जाने वाला दर्द भर गया और बिना कसूर के, या कहीं कि इतने भर कसूर के कि उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए और इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि खतरा होगा, बगावत के स्वर मजबूत होंगे, तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर देश होगा, तो इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान क्या नेता, क्या कार्यकर्ता और क्या पत्रकार, किसी को नहीं छोड़ा गया। और यह सब जिस कानून के तहत किया गया वो कानून था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, जिसे हम मीसा एक्ट कहते हैं। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी इनको स्वतंत्रता सेनानी के बराबर मानते हैं, जिनको उस दौरान जेल में डाला गया। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती और ना ही भविष्य में ऐसा लगता है कि वो मानेगी, क्योंकि मानने का मतलब होता है आपातकाल और उस वक्त लोकतंत्र की हत्या के लिए सीधे तौर पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को जिम्मेदार मान लेना। और यह कांग्रेस खुद कैसे कर सकती है। लेकिन क्या जिनको जेल में डाला गया, अत्याचार किए गए, अगर उनको पेंशन मिलती है तो क्या कांग्रेस इसे भी बंद कर देगी? यकीनन हर बार हर प्रदेश में ऐसा हुआ है और जैसे जैसे सरकारें बदली हैं, मीसाबंदियों की पेंशन शुरू हुई है और बंद हुई है। तो क्या मीसाबंदी प्रताड़ना बनाम पेंशन के बीच में फंस गया है और वो आज तक समझ नहीं पा रहा कि वो उस दौर का क्रांतिकारी था या उस दौर का कानून से खिलवाड़ करने वाला एक अपराधी था। सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। दरअसल 3 राज्यों का जिक्र मैं करता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं और तीनों जगह बीजेपी की सरकार बनी है। हालांकि मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस में बगावत की वजह से वहां बीजेपी की सरकार बन गई थी। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने 29 दिसंबर 2018 को फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगा दी और वो फिर शुरू नहीं हुई, उनके कार्यकाल में नहीं हुई। इसके बाद 14 अक्टूबर 2019 को राजस्थान की गहलोत सरकार ने आदेश जारी कर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया और 5 साल बंद ही रही। इसी तरीके से 24 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अध्यादेश जारी कर राज्य के मीसाबंदियों की जेब पर कैंची चला दी और वो कैंची चलती ही रही। लेकिन अब तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या यह मान लिया जाए कि मीसाबंदियों की पेंशन शुरू हो जाएगी? यकीनन शुरू हो जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें फैसला लिया गया। हालांकि इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वो फैसला इन 800 से 1000 लोगों के बीच में है जिन्हें मीसा बंदी कहते हैं, और पार्टियां इन्हें कांग्रेस से इतर स्वतंत्रता सेनानी के बराबर मानती है, कांग्रेस नहीं मानती है। तो सवाल यह है कि क्या इनकी पेंशन ऐसे ही 5 साल मिलेगी, 5 साल नहीं मिलेगी? जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां मिलेगी और जहां नहीं होगी वहां नहीं मिलेगी। और क्या उनकी आइडेंटिटी इसी में फंसी रहेगी कि कांग्रेस की सरकार होगी तो आपातकाल के अपराधी होंगे, और अगर बीजेपी की सरकार होगी तो वही उस दौर के स्वतंत्रता सेनानी होंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। राजेंद्र आर्य जी, सबसे पहला सवाल सर यही, आपकी नजर में मीसाबंदी कौन है? उस दौर के अपराधी या उस दौर के आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस डिबेट के बारे में मुझे जो सूचना थी कि कैबिनेट के फैसलों के ऊपर इस पे है, और आपने पूरे डिबेट का टॉपिक ही मीसा प्रताड़ना वर्सेस पेंशन रख दिया, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि मुझे अगर सूचना हो। सर कैबिनेट के अंदर का ही फैसला है, बाहर का नहीं है। कैबिनेट में और भी फैसले हुए हैं। चलिए एक लाइन उन पर बोल लीजिए सर, फिर इस पर बात कर लेंगे। एक एक लाइन पे ही आऊंगा।
मैं आपको बता दूं कि आपको पेंशन की बड़ी चिंता हो रही है और सरकार को भी हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि ओपीएस जो केंद्र हमारी राजस्थान सरकार ने और मतलब छत्तीसगढ़ ने और तमाम जो राजस्थान से संबंधित जो भी कांग्रेस की सरकारें थी, तो उनमें सब में ओपीएस को हमने लागू किया था, तो उस पर भी आप अपना एक थोड़ा सा दिखा देते। और आज आपने आरएस मेंस परीक्षा के मतलब तिथि को भी आगे बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है आपने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपको इतना दिन क्यों लगा भाई? मंत्री जाके वहां पे जी, मैंने बहुत बेसिक सवाल किया था। नहीं, मैं सवाल का जवाब तो दीजिए भाई। बेसिक पे आ रहा हूं। आपातकाल के दौरान जिन्होंने आवाज उठाई वो अपराधी हैं आपकी नजर में, या उस दौर में आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेता हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक एक करके सारी बातों पे आऊंगा। मैं आरएस मेंस की इसमें इतना समय क्यों लगा, एक तो बात ये, और अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि शहीद स्मारक पे 5000 राजीव गांधी युवा मित्र अनशन पर बैठे हैं, उनको भी उठा दीजिए, उनकी भी मांगे मान लीजिए। आपको अगर बेरोजगारों की और पेंशनर्स की इतनी चिंता है तो आप इनके साथ भी कीजिए। और चिरंजीवी पे स्थिति स्पष्ट करी नहीं सरकार ने अब तक, ना तो दुर्घटना बीमा पे करी और ना ही स्वास्थ्य बीमा पे करी। दुग्ध उत्पादकों के बोनस पे क्या है, पशुधन बीमा के बारे में, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, चाहे 100 यूनिट बिजली हो, 2000 यूनिट किसानों की बिजली हो, इन पे भी तो आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ना। भाई आप ये चाह रहे हैं राजेंद्र जी कि मैं 20 मिनट के प्रोग्राम में एक ही दिन में सारे टॉपिक को डिस्कस करूं? नहीं, सारे टॉपिक चाह रहे हैं आपने, क्योंकि मैं तो मीसाबंदी पर बात कर रहा हूं आपसे, आप जवाब ही नहीं दे रहे। भाई ये तो तय कर दीजिए ना कि आपकी नजर में मीसाबंदी आपातकाल के दौर के अपराधी हैं या उस दौर के क्रांतिकारी हैं? इतना तो बताइए ना। मुझे एक बात बता दीजिए, आप उनको क्रांतिकारी और सेनानी से विभूषित कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए देश में डेमोक्रेसी के दौरान जो भी अगर युद्ध, क्या वो सही था? सही और जहां मिले बिना वारंट के उठा के अंदर डाल दीजिए। मेरी बात सुनिए ना, उसके बाद में इमरजेंसी के दौरान जो 2 साल में सरकार रही, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी भारत सरकार के अंदर। सर मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपातकाल सही है। चलिए कहिए आपातकाल उस दौर में सही था। आपातकाल वहां की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार सही था, आपको यह चीज पता होनी चाहिए। कोर्ट ने भी उसको सही माना। दूसरी लाइन बोलिए कि मीसाबंदी सब अपराधी थे उस दौर के। अरे तो मीसाबंदियों के अलावा वो तमाम लोगों का भी तो जिक्र कीजिए ना जिन्होंने माफीनामे लिख के वो छूटे थे। उन्होंने कहा था कि हम ये इस एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे। आप बताइए आपातकाल के दौरान अगर परिवार कल्याण, भाई आपने जेल में डाला, परिवार कल्याण की योजना जेल में डाला उन लोगों को, नसबंदी का प्रोग्राम चलाया, उठाकर जेल में डाला, और ये अंदर फोटो को उठाकर जेल में डाल दिया आप लोगों ने। देश के अंदर राजेंद्र आर्या जी ये तो कहिए अपराधी थे वो, कहिए ना, घर से उठा कर डाला है उनको जेल में। देखिए सोते को उठाकर डाला, सड़क पर चलते को उठाकर डाला, आपने बताया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो मीसा लगा था, तो आज आंतरिक सुरक्षा को उस वक्त खतरा था, तभी तो लगा था। क्या ये मान लिया जाए कि जब तक मीसाबंदियों को लेकर एक कानून नहीं आएगा ये चलता रहेगा? 5 साल पेंशन लेंगे, 5 साल नहीं लेंगे, 5 साल वो क्रांतिकारी कहलाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी के बराबर कहलाएंगे, और 5 साल वो अपराधी की तरह रहेंगे, ये चलता रहेगा? देखिए निश्चित रूप से दोनों पार्टियां अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करती है, और उस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ही होता है। अगर कांग्रेस इसको मान लेती है तो वो इनकी सबसे बड़ी आयरन लेडी के खिलाफ निर्णय जाता है, और कोई भी कांग्रेसी नहीं चाहेगा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी के कोई निर्णय के खिलाफ कोई कांग्रेस सरकार जाए, क्योंकि कांग्रेस आई है तो कांग्रेस आई को कैसे इसका निर्णय लिया जा सकता है? तो ये कुछ डिसीजन होते हैं, जैसे पिछली सरकार में और इन सरकार में कॉमन पहली कैबिनेट मिला के देख लीजिए, दोनों में सेम डिसीजन है। अशोक गहलोत जी ने भी 6 महीने की समीक्षा कराई थी, ये भी 6 महीने की समीक्षा करा रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने भी अपने घोषणा पत्र को कहा था हम लागू करेंगे, इन्होंने भी कह दिया लागू करेंगे। तो कुछ सेम परिपाटी होती है। ये ठीक है कि वसुंधरा राजे ने आते ही पिछली बार 2 विश्वविद्यालय बंद करने का फैसला लिया था, डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वो भजनलाल जी ने नहीं किया। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि भाई सपोज कीजिए मैं हूं, मुझे तो पता हो ना कि मैं बाकियों की नजर में क्या हूं। देखिए एक दौर में मैं अपराधी होता हूं, एक दौर में स्वतंत्रता सेनानी होता हूं। ये राजनीति में चलता रहता है। 5 साल तक पत्रकारों को पेंशन मिली और जो वसुंधरा जी का बंद कर दी तो क्या पत्रकार नहीं रहेगा? ये तो एक परंपरा है, राजनीतिक लाभ के रूप में हर पार्टी अपनी भाषा बदलती है। पत्रकार तो रहा ना पेंशन से। देखिए यहाँ ये नहीं तय हो पा रहा ना कि वो स्वतंत्रता सेनानी है या अपराधी है। देखिए ये एक उन लोगों को ये लगता है, बीजेपी वालों को, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी पार्टी के लिए सबसे पहले त्याग किया, सबसे पहले सर कटाने वाले लोगों का सम्मान। ये पर्टिकुलर बीजेपी का एक एजेंडा सेट आम देशवासियों का। इससे आप इसको ये कह रहे हैं कि आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग नहीं है? देखिए आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत सारे लोग थे,
लेकिन सबको जेल में नहीं डाला गया था, लेकिन जो बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनको डाला गया था। और बीजेपी ये मानती कि उनका कर्ज है हमारे ऊपर और उस कर्ज को ये समय समय पर चुकता करते हैं, तो ये तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए इसमें आम जनभावना को जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि आम जन आदमी से जुड़ा हुआ है, ये कोई भगत सिंह जी की तरह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह ऐसे तो आइडेंटिफाई हुए नहीं, न ऐसे उनको पूजा गया जी। तो इसलिए ये एक दौर आता है बीजेपी सरकार का और उस दौर में चर्चा होती है। लेकिन सबसे अहम चर्चा यह है कि क्या जो मूर्तियां के ऊपर जो आज निर्णय लिया गया, अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, आरडी मीणा और अनूप बर्तरिया की, उनका भुगतान करेंगे और अशोक गहलोत उस पर जवाब दे कि वो तो कहते हैं मैं गांधीवादी हूं, फिर जनता की जो पूंजी है उसका मैं खजांची हूं, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, तो मूर्तियों पर पैसे खराब क्यों किए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो खनन पर लिया, आपने बजरी खनन का तो फैसला ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो बनास में रोक लग रही है, लूनी में चल रही है। जो 2020 की सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि वसुंधरा सरकार की तुलना में अशोक गहलोत सरकार में 60% संस्थागत खनन भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, उसमें कहा गया कि 10 बीघा की आपको खान आवंटित हुई, 13 बीघा में निकाल रहे हो आप माल, और वो करोड़ों का घोटाला है जी। 5 साल में अरबों खरबों का घोटाला हो गया। वो राजस्थान की जनता की जमीन को खोदकर जो खनन माफिया पैसे वाला हो रहा है उसको रोकने के लिए भजन जी क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा काम आज जो हुआ है, जो 33 साल बाद हुआ है, उसके लिए भजन जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेम बेरवाजी साधुवाद के पात्र हैं कि 33 साल बाद स्वस्ति वाचन हुआ और इसके अलावा मंत्रों की गूंज हुई, जो एक सनातन की मैं कहूंगा जीत है। ये पहली बार हुआ है। ये ठीक है 39 दिन बाद कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे प्रमुख रही, लेकिन अब भजन जी को कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। चलिए मिथिलेश जी आप तो बताइए भैया कि आपातकाल सही था या नहीं था। देखिए ये तत्कालिक निर्णय थे, अगर देश की परिस्थितियां बिगड़ जाए कल मोदी जी भी लगा सकते हैं, ये संविधान के तहत ही लगाया गया। अब उन्हें आप अपराधी कर दीजिए और सिर्फ उनको लगाया जाए जो सरकार के खिलाफ बोले। देखिए जो सरकार के खिलाफ बोले, किसी को रात को सोते को उठा ले जाए, किसी को सुबह उठाकर ले जाए, किसी को सड़क से उठाकर ले जाए, बिना बताए ले जाए। आप देखिए लोकतंत्र की 2.5 साल बाद उसी आपातकाल के खिलाफ जनता ने इंदिरा गांधी को बम्पर वोट दिए 1980 में। तो आप ये तो नहीं मान सकते ने कि आजादी के जैसा आंदोलन था, वो जख्म इतना भारी था। आशीष चतुर्वेदी जी, उसे हम शब्दों में या तो इसको परमानेंट कीजिए, केंद्र सही करा दीजिए कि भाई जितने भी उस जोर के मीसाबंदी हैं उनको केंद्र पेंशन देगा, खत्म कीजिए ना ये स्टेट खेलना। देखिए विजेंद्र जी, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हम वो तमाम मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े हैं, जनहित से जुड़े हैं, उसको लेकर के जन भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे फैसले ले रही है। और जैसा भी आपने कहा, तो मैं थोड़ा सा जैमिनी जी की बात से ये थोड़ा सा मेरी डिफरेंट राय है। जैसा उन्होंने कहा था कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने त्याग किया था। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए त्याग नहीं किया था जो 1975 में हुआ, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया था। और उसमें भारत जनसंघ के अलावा आप देखिए समाजवादी भी इसमें थे और काफ़ी एक बड़ा वर्ग था, उसमें से कई लोग हैं जो अब इनके सहयोगी बने हुए हैं। तो देखिए आप देखिए विजेंद्र जी, उसी दौर में एग्जैक्टली उनका नाम मीसा है। हाँ, लालू यादव स्वयं रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें बंदी रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो त्याग किया वो देश में लोकतंत्र बचाने के लिए किया था, न कि भारतीय जनता पार्टी के लिए त्याग किया था। और अगर हम इस पे चर्चा करें तो चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। जिन मीसाबंदियों की लिस्ट राजस्थान के अंदर हैं, कितने हैं? मेरे हिसाब से ये लेस देन 1000 होंगे, क्योंकि 2019 में जब अशोक गहलोत सरकार ने जब बंद किया 1326 से 1000 में से कितने ऐसे हैं जो उस दौर में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए विजेंद्र जी, हमको ये देखना पड़ेगा कि आज जो 1000 हैं, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, बताइए ना भाई कितने उनमें पत्रकार हैं, कितने दूसरी पार्टी के हैं, कितने सिर्फ ऐसे ही कॉमन मैन हैं जो चल दिए साथ में? जितने भी लोग थे राजस्थान में, तो जनसंघ ही था ना। राजस्थान में समाजवादी पार्टी तो थी नहीं यहाँ पे, वो तो बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, आप बताइए, या महाराष्ट्र के लोग थे। तो निश्चित रूप से जो लोग भी रहेंगे उनका जनसंघ से जुड़ाव रहा है, इसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। ये कॉमन मैन का प्रदर्शन था या एक पार्टी का प्रदर्शन था? अरे ये पूरी जनता का प्रदर्शन था। आप देखिए मुझे कि विजेंद्र जी अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी राजेंद्र जी चर्चा कर रहे हैं 1980 की, मिथिलेश जी भी 1980 के इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। अरे 1977 की आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब पूरे नॉर्थ इंडिया में आपका सफाया हो गया था जी। मतलब आजादी से लेकर के जो सरकार 1947 से लेकर के 1977 तक जो सरकार थी, उसको जनता ने उखाड़ा है नहीं उखाड़ा, बताइए आप जी। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। मन मुताबिक फैक्ट को सामने लाते हैं।
जिसके जो पसंद का है ले आएंगे, जिसके जो फायदे का है ले आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ रहा हूं कि जो भी 1000 से नीचे हैं उनमें से कितने कॉमन मैन हैं जो बीजेपी के नहीं हैं? उनमें से कोई 2-4 10 पत्रकार होंगे जो बीजेपी विचारधारा के नहीं होंगे लेकिन आपातकाल के खिलाफ होंगे, जो इसमें होंगे। ये तो देखिए विजेंद्र जी, ये तो आपको 1975 की सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने केवल जनसंघ से जुड़े लोगों को क्यों बंद किया। विरोध तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, ऐसा थोड़ी कि उनका समर्थन था, कुछ समर्थन नहीं था, जनता का कोई समर्थन नहीं था। को भी कर दिया, उसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया। अब आप कह रहे हैं सिर्फ जनसंघ को क्यों किया? खुद ही फंस रहे हैं अपनी बातों में। अरे आप समझे नहीं, ये तो राजस्थान में आप पता लगाइए ना कि भाई यही लोग क्यों थे। सर लिस्ट आप बनाएं, पेंशन आप दें, अरे पता हम लगाएं। अरे लिस्ट बनाने की जरूरत कहां? जो जेल में थे तो रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में लिस्ट हम क्यों बनाएंगे बताइए? सरकार के रिकॉर्ड में लिस्टें हो तो। राजस्थान से कितने गए थे जेल? राजस्थान से उस समय डेफिनेटली 4 से 5 हजार लोग जेल में गए थे। ठीक है, और कितने बचे हैं पेंशन के लिए अभी बाकी कहां? मैंने कहा ना 800 से। अब बताइए, एक लंबा दौर हो गया 1975 से आप 2024 में चर्चा कर रहे हैं 49 ईयर बाद। अरे सर अभी तो फिर 24 में ही तो पेंशन दे रहे हो आप। हाँ तो 24 में पेंशन दे रहे, तो जो बचे हुए उनको दी जाएगी ना। मतलब आप मुझे समझिए, आप क्वेश्चन क्या रेज करना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं क्वेश्चन ये रेज करना चाह रहा हूं जो मिथिलेश जी ने क्वेश्चन उठाया कि भाई पार्टी उनको पेंशन दे रही है जिन्होंने एक दौर में अपना सिर आगे कर दिया कि हमारा सिर कट जाए कोई बात नहीं, यहां पार्टी का झंडा बुलंद होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई जनता ये जानने का भी पूछे कि भाई ये मीसाबंदी सिर्फ बीजेपी की क्यों है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम जो 1975 में तत्कालीन जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था लोकतंत्र की हत्या करने का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम 25 जून को इसलिए काला दिवस मनाते हैं और जनता को आगाह करते हैं कि ऐसी ताकतों से आप सावधान रहें कि देश में दोबारा ऐसी स्थिति ना आ पाए। चलिए मानकर चलो जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आशीष जी, जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसी में मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर कानून आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा विजेंद्र जी। 77 में जो गवर्नमेंट बनी, आप देखिए उसमें जब जो इंटरनल जो इमरजेंसी का एक्ट था उसमें बदलाव किया गया कि ताकि भविष्य में कोई भी सरकार भविष्य में इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इमरजेंसी ना लगा सके। जी, ये जिस कांग्रेस के साथ इस वक्त सब नेता चल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं, कांग्रेस कौन सी है? गांधी जी की कांग्रेस है, नेहरू जी की कांग्रेस है, या इंदिरा गांधी की कांग्रेस है? देखिए, ये गांधी नेहरू की ही कांग्रेस है। और जैसा आपने भी बताया, और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस आई नहीं है। सुनिए, कांग्रेस आई है, चाहे कांग्रेस नेहरू है, चाहे कांग्रेस गांधी है, ये सभी की मिली हुई गांधी विरासत की ही कांग्रेस है। आज मैं बताता हूं, राजनीतिक बंदियों को अगर पेंशन देने की परिपाटी चल जाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत गलत एक प्रेसिडेंट चला जाएगा। यहां पर यह समझना चाहिए कि जेपी का आंदोलन था, जेपी के आंदोलन के दौरान भाजपा की भाजपा की तो हैसियत थी नहीं, क्योंकि भाजपा का उस वक्त गठन भी नहीं हुआ था। तो वो आंदोलन पूरा का पूरा, चाहे बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो उधर, और यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर राजस्थान में उसका इतना असर नहीं था। और भाजपा के कितने नेता थे, मेरे ख्याल से गिने चुने उंगलियों पे भी आप गिन सकते हो हमें उस वक्त के नेता, और उनमें से बहुत सारे चले गए। और उसके अंदर भी आपको पता, जॉर्ज फर्नांडिस वाला मामला आपको पता होगा, जिनके ऊपर एक रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए और उनके ऊपर मतलब वो पूरा का पूरा मामला जैसे राष्ट्रद्रोह का मामला चलता है उस तरीके का मामला चला था। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का लेके या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी कानून होते हैं वो उसी कानूनों के तहत ही इन लोगों पे कार्रवाई हुई। तो आज आप देखिए ना, यहां पर ये बार बार कह रहे नहीं साहब हम लोग थे। अरे भाई, आप तो उस वक्त भी, मेरे को अच्छे से याद है, आप अगर पूरी तहकीकात करेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुत सारे जनसंघी लोगों ने माफीनामे देकर कहा था कि हम किसी एक्टिविटी में, राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। आज आप एक बात बताइए कि आज ये यहां पर इनको महिमा मंडन करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा कितने राज्यों के अंदर मीसा के बंदियों, क्योंकि मैं बता देता हूं सर, महाराष्ट्र में मिलती है। आपातकाल तो पूरे देश पे लगा था ना, कोई सिर्फ एक भाजपा शासित राज्य पे या राजस्थान पे तो लगा नहीं। तो आज ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर ऐसा इनको लगता है कि वो वास्तव में थे तो उनको आगे आके बताना चाहिए कि उनके साथ में क्या हुआ, वो पूरी चीजें पता तो चलनी चाहिए ना। क्योंकि उस वक्त उन्होंने तत्कालीन जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था। आज भी देश में प्रधानमंत्री मोदी जी है, आज जयपुर में आते हैं, किसी नेता से कोई दिक्कत होती है उसको घर में नजरबंद कर दिया जाता है, तो हम क्या इसको आपातकाल मान लें? ये कहिए मीसाबंदी पेंशन के हकदार नहीं है,
भाई मेरे हिसाब से राजनीतिक बंदी पेंशन के हकदार नहीं है। मीसा बंदी सर, मीसा बंदी राजनीतिक बंदी थे, वो कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं है, नहीं उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो। सर फिर भाई मेरे साथ समस्या ये है कि दो तरीके के बयान आते हैं। अगर वो राजनीतिक बंदी थे फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई वहां ये थूक दिया गया, वहां उसको मारने की धमकी दी गई, वहां ये किया गया। उन्होंने अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज तो फिर राजनीतिक बंदी कैसे हुए? संपत्ति को नुकसान, उसी के तहत बंदी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ सर। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को? अरे सर मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं, फिर राजनीतिक बंदी क्यों कह रहे हैं आप? फिर क्रिमिनल्स कहिए उनको। तो वो हो गया ना, जब उनके ऊपर जो भी चार्जशीट उस वक्त की रही होगी, अमुक पे ये चार्जशीट, अमुक पे ये धारा, अमुक पे वो, तो वही तो देखना है ना। आज हम कोई चार्जशीट लेके तो बैठे नहीं। और मैंने जैसा शुरू में बताया कि हम इस डिबेट के लिए तो कहिए ना सर कि भाई मिसा की डिबेट कैबिनेट में फैसला लिया गया, तो फिर कहिए कि भाई इस पर भी कांग्रेस बोलेगी ही नहीं। अरे भाई बहुत सारी महत्वपूर्ण जरूरत है। राजस्थान की जनता को ये सरकार 3 तारीख को जीत कर आई, 15 को मुख्यमंत्री बने, 30 को मंत्रिमंडल का वो हुआ और 5 को वो हुआ। आज 13 दिन बाद कैबिनेट बन रही है और आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। अरे भाई आप पेट्रोल डीजल के लिए कहा था कि हम सस्ता पेट्रोल डीजल देंगे, आप दे दीजिए ना हरियाणा के बराबर का पेट्रोल डीजल। हम तो कह रहे हैं ना आपके लिए राजस्थान सरकार ने दे दिया था सर, राजस्थान सरकार ने दे दिया था। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने वादा किया था, अपनी सरकार से कोयला लेकर आ गई थी। मोदी की गारंटी है तो मोदी अपनी गारंटी निभाए। 5 साल में नहीं कर पाए, वो 5 साल में कराना चाहते हैं दूसरी सरकार से। मोदी जी ने यहाँ मिसा की गारंटी की बात की थी, उन्होंने पेट्रोल डीजल की गारंटी की बात की थी। मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सारे लोग दुखी हैं। आप अस्पतालों में अपने रिपोर्टर भेज के पता करवा लीजिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। दरअसल कुछ फैसले होते हैं जो एक संदेश के तौर पर होते हैं। तो क्या ये जो फैसला पहली ही कैबिनेट के अंदर लिया गया है, ये अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने के तौर पर लिया गया? निश्चित रूप से एक बूस्टर डोज है। लोकसभा चुनाव से पहले हर बीजेपी का कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाए कि भाजपा अपना कर्ज याद रखती है। 1975 में भी अगर किसी ने अपनी उंगली कटवाई है या नाखून से खून भी निकलवाया है तो उसका कर्ज भाजपा चुकाएगी। तो इसका सीधा संदेश यह है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि पहली कैबिनेट में डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन बेरोजगारी दर कम हुई या नहीं हुई, एक इंपॉर्टेंट चीज है। बिजली वाला प्रॉब्लम अभी सोल्व होता है या नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से जेल से मुख्यमंत्री जी को धमकी दी जा रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दिखाता है। आज तक वही एसएचओ लगे हुए हैं, वही डिप्टी लगे हुए हैं। आप देखिए इतने दिन हो गए, आज तक विधिक सलाहकार, बिना विधिक सलाह के सरकार चल रही है। तो पहली कैबिनेट में ये तो फैसला ले लेते, लेकिन तो अमूमन ये परंपरा रही है कि पहली कैबिनेट के फैसले में, पहली कैबिनेट की बैठक में डबल एजी का फैसला होता है। देखिए डबल एजी का फैसला तो पहले भी हो जाता है, उससे पहले ही हो जाता है, बिना विधिक सलाहकार के साथ ही हो जाता है। भैरव सिंह शेखावत, बीपी अग्रवाल जी को मंत्री बना लेते थे, बिना विधिक सलाह के चल रही है। जो एजी और डबल एजी कांग्रेस के थे वो पैरवी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, और वो कह रहे हैं एसी भी ठीक है, लेकिन कैबिनेट के अंदर जब मौका है तो आपने फैसला नहीं किया। ये एक शर्मनाक स्थिति है कि आप विधिक जो सलाहकार है उनकी नियुक्ति करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जवाब देता हूं, विधि सलाहकार की जरूरत है भी या नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शायद आप हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखें, सही नहीं है। जो लोग अगर लगे हुए हैं और वो राज्य सरकार को सलाह दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो सलाह दे रहे हैं। हटा देंगे ना, ऐसा नहीं है, या तो उनको कंटिन्यू कर दीजिए, उनका ऐसा नहीं है। प्रॉपर सरकार जब से सरकार बनी है विजेंद्र जी, सरकार फैसले ले रही है। चाहे हम जो राजस्थान की जनता, ये युवा धरने पर बैठे हुए हैं, राजस्थान की जनता 5 साल से किससे परेशान थी मुझे बताइए विजेंद्र जी? पेपर लीक से परेशान थी। सरकार ने क्या किया? जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उन्होंने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया पेपर लीक को लेकर के, और उसने 16 से 17 अपराधी पकड़ लिए। जिस अरे जिनकी अरे मिथिलेश जी, अरे आपका नेता, अरे राजेंद्र जी, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही मिथिलेश जी, बताइए। अरे इनका नेता बोल रहा था, इनका नेता बोल रहा था, ये सरगना क्या है, सरगना कहाँ है बताइए? उन सरगनाओं को पकड़ने का काम इस सरकार ने किया, 16-17 लोगों को। वो तो 2013 वाले जो आरएस भर्ती के अंदर और तमाम इसमें क्या वसुंधरा जी की सरकार के दौरान ये पूरा का पूरा जो पेपर लीक वाला नेक्सस बना था, वसुंधरा जी की सरकार में बना था, वही लोग पकड़े जा रहे हैं। आप उनको पकड़ के गठन किया, पहले पकड़ लेते हैं, वाला किया था 450 में सिलेंडर दिया नहीं दिया। अब मुझे प्रोग्राम क्लोज करने में बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं भाई, अगर मीसाबंदी बीजेपी के नजर में क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता सेनानी के बराबर रहे, तो मीसाबंदी तो पूरे देश भर में रहे हाँ या ना?
है ना, मैं निश्चित बताइए रूप से बस। पूरे देश में रहे हैं। हाँ, और ठीक है। देखिए, तो राज्य भाई सरकारें इसको लेकर के फैसला ले रही है। सरकार एक कानून लाकर सभी को पेंशन दे अरे दे। हमने कर दिया ना राजस्थान में, हमने अरे कर सर, दिया राजस्थान में, राजस्थान फैसला ले लिया। प्रदेश क्यों खेलते हैं? राजस्थान में हमने फैसला ले लिया। दूसरी बात विजेंद्र भाई, जी, इमरजेंसी जो देश में लगी थी ना सर। विजेंद्र जी, अच्छा, मुझे जो बताइए, इन्होंने कहा सवाल था भी अभी। जायज है, लगता है नहीं लगता कि भाई पूरे देश के अंदर जितने मीसाबंदी है उनको पेंशन दिला दीजिए केंद्र से ही। विजेंद्र ये जी, राज्य स्टेट का सरकार ने रोल है, प्रारंभ खत्म कर हो दिया जाए। ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ कर दिया। अब कांग्रेस करती रहे, विरोध तो उससे मतलब होता आप क्या ये है? कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है, अरे कांग्रेस वहां सरकारें बची मीसाबंदियों कहाँ है? को विजेंद्र पेंशन जी सरकारें इसलिए बची नहीं कहाँ है मिलेगी। इनकी? 3 जगह सरकारें बची है इनकी, बताइए आप। तो केवल 3 तीन जगह जगह सरकार मीसाबंदी बची नहीं है, है चली आपके? जाएगी। आप भी बची कहाँ है 3 बताइए जगह आप? मीसाबंदी नहीं थे सिर्फ सांसद। और वहां जो मीसाबंदी है उनका कोई धनी धोरी नहीं, अगर उनको दूसरी सरकारी पेंशन नहीं दे रही तो। विजेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था राजेंद्र जी को, कह रहे थे कि ये राजनीतिक बंदी और परिपाटी बन जाएगी। अरे भाई, कौन सी परिपाटी बनी मुझे बताइए आप। मीसा बंदी के अलावा दूसरा क्या राजनीतिक आंदोलन बताइए जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने या आपकी सरकार ने पेंशन दी। अरे बताइए ना, पेंशन दी, बताइए ना। अरे दूसरा कोई राजनीतिक आंदोलन बताइए जहां आपने पेंशन दी, अपने कार्यकर्ताओं को बताइए ना। आप बताइए तो सही ना। जब ये चीज साबित हो चुकी है कि उनके ऊपर मुकदमा चला जाए और उसका विरोध ना करें, मात्र राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, आप इसको मत करिए पब्लिक लेकिन राजेंद्र आर्या जी, एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 1 लाख के आसपास लोग जेल में थे उस दौर में। 1 लाख के आसपास। आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे रेल ट्रैक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो उस वक्त की सरकार के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना, दो अलग चीजें हैं सर। नहीं, दो चीज नहीं है। उस दौर की सरकार के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ, दो अलग चीजें हैं। और तो सरकार ही राष्ट्र सरकार होती है। राष्ट्र हो गई। हाँ, सरकार देख, यही जो तो राष्ट्र को समस्या है बचा सर। नहीं, जो राष्ट्र को बचाने के लिए वहां पर चुनी हुई सरकार है, वही पूरे राष्ट्र के लिए ध्यान रखती है। विपक्ष के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम। वो लोग चलाते क्या उस वक्त सरकार तो इंदिरा गांधी चला रही थी। और जी। उसके बाद में अगर 2 साल के लिए वो बन भी तो गए, आवाज सबकी उसके बाद दबा में दी 80 गई। के अंदर वापस प्रचंड बहुमत से जीत के आए हम। तो आवाज दबा दी गई सबकी, सरकार थी तो। आवाज नहीं दबाई गई। और उसके अंदर आपको पता होगा कि जो सरकार को चलाने के अंदर प्रोविजंस होते हैं, कोर्ट ने भी माना था कि इमरजेंसी का फैसला तत्कालिक था और वो फैसला गलत नहीं था। हमारे संविधान में इस तरीके के प्रोविजंस हैं। कोर्ट ने तो इंदिरा गांधी के पूरे चुनाव को लेकर भी फैसले दिए थे, फिर क्या हुआ था सर? अगर कोर्ट को ही मानना है तो। नहीं, कोर्ट के जो फैसले थे उसके ऊपर ही तो बात हुई ना। कोर्ट के फैसले की बता रहा हूं सर मैं। उसके बाद में इंदिरा जी इमरजेंसी की कथाई बहुत अलग तरीके से लिखी गई थी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी, आपका भी शुक्रिया। और मिथिलेश जामिनी जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप जरा सोचिए, व्यक्ति एक ही है लेकिन एक सरकार में वो राजनीतिक बंदी कहलाता है और दूसरे सरकार के दौर में वही स्वतंत्रता सेनानी के बराबर कहलाता है। उनको हम मीसाबंदी कहते हैं। अगर वो सही थे, आंदोलन सही था, तो फिर पेंशन हर सरकार में मिलनी चाहिए, और नहीं थे तो फिर इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। नमस्कार। सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है।